हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी के अपने अगले टॉपिक के बारे में। और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे टीजीटी पीजीटी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, सो दिस वीडियो डेफिनेटली विल हेल्प यू, क्योंकि यहाँ पे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम क्लास वाइज कवर कर रहे हैं। और एक वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट जितनी भी आपके सिलेबस में चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको हम यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो यू कैन वॉच अदर वीडियोज़ एज वेल। हमने चैप्टर 1 में जो भी चीज़ें कर ली हैं वो मैं फटाफट से बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे इस क्लास को। तो अगर कोई पहली बार देख रहा है यहाँ पे, तो हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। दिस वाज आवर टॉपिक नंबर 1, ठीक है। ये आपका टीजीटी पीजीटी का पूरा सिलेबस है 50 मार्क्स का, जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी आएगा। सोशियोलॉजी हमने ये भी कर लिया है। और आज हम लोग ये वाला चैप्टर, आज हम चैप्टर 3 करने वाले हैं। इसके अंदर देखो 3 चीज़ें हैं और इनके अंदर ये जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं इनको हम कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम प्रीवियस क्वेश्चंस एज वेल। तो एजुकेशन, कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज़, तो सिंपली हमें इसमें 3 चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करना है। वैल्यूज़ के बारे में, नेचर ऑफ वैल्यूज़ क्या होता है, वैल्यूज़ के टाइप्स क्या होते हैं, इसके अलावा एजुकेशन एंड वैल्यू का रिलेशन क्या है, वैल्यू क्राइसिस क्या होता है, फिर कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक बताना है आपको, कल्चरल लैग, कल्चरल कन्फ्लिक्ट, कल्चरल प्लूरलिज्म क्या है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसी क्रम में आपको ये वीडियोस देखने को मिलेंगी एंड मैं लिंक दे दूंगी प्लेलिस्ट का, आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ से सारी वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ के बारे में, फिर धीरे धीरे हम कल्चर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू का इटिमोलॉजिकल मीनिंग याद रखना है। वैल्यू क्या होता है, ठीक है। सो द वर्ड वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड वेलरे। क्या वर्ड है? वेलरे वर्ड है। तो लैटिन भाषा के वेलरे से आया है, विच मीन्स टू बी स्ट्रॉन्ग और टू बी वर्थ। यानी देखो ये जो वर्ड है, लैटिन वर्ड है, इसका सिंपली मतलब क्या है? कोई चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई चीज़ बहुत वर्थ हो, या किसी चीज़ की वैल्यू है ना। कोई चीज़ वर्थ कब होगी? जब वो वैल्यूएबल होगी। अगर आपके लिए कोई चीज़ वर्थ है, आपको लगता है ये ज़रूरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग उसका इन्फ्लुएंस है या प्रेजेंस है, यानी वो चीज़ वैल्यूएबल है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू का मतलब यहीं से आया है। और अगर हम फिलोसफिकल मीनिंग इसका देखें तो अ वैल्यू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अ व्यू पॉइंट और थॉट, ठीक है। वैल्यू क्या है? हमारा एक व्यू पॉइंट हो सकता है, हमारा ऐसा थॉट हो सकता है जो कि वर्थ है, ठीक है, जो कि प्रेशियस है। तो वैल्यू का ये सिंपल मीनिंग है। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे वैल्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि वैल्यू के विशेषता क्या होती है, किस तरह का वैल्यू होता है, ठीक है। अब जब हम एक वर्ड बोलते हैं वैल्यू, तो उसके अंदर देखो एक तो है कि आपका जो वैल्यू होते हैं, हमारे जो मूल्य होते हैं, वो हमारे सामान्य मूल्य भी हो सकते हैं और विशिष्ट मूल्य भी हो सकते हैं। अब देखो इसको डील करने का तरीका क्या है कि जब आप ये कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं तो आपको ये कीवर्ड्स ध्यान में रखने हैं एंड एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है, रटने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। सो वैल्यू में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है कि वैल्यू जो है वो विशिष्ट और सामान्य दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो विशिष्ट और सामान्य कैसे होगा? जैसे कुछ हमारे वैल्यू होते हैं जो सभी सिचुएशन में अप्लाई होते हैं, जो यूनिवर्सल होते हैं, राइट। तो ये जो जनरल है इसको हम यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या है? यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल भी है और स्पेसिफिक भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। अब आप देखेंगे ये जो वैल्यू है ये सामान्य वैल्यू है, या इसको हम यूनिवर्सल वैल्यू बोल सकते हैं सारे सिचुएशन में, है ना। प्लेस या फिर हम किसी भी ज्योग्राफिकल उसकी बात करें, सारे कल्चर में सेम चीज़ें हम फॉलो करते हैं कि भाई एल्डर्स हैं जो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये हमारा सामान्य वैल्यू है। लेकिन अगर हम विशिष्ट वैल्यू की बात करें तो सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना विशिष्ट वैल्यू हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करना या उसको पालन करना, वो भी एक सामान्य वैल्यू में आता है। विशिष्ट मतलब जो आप तक सीमित है, जो प्लेस टू प्लेस आपका वेरी करता है। तो वैल्यू जो है वो विशिष्ट और सामान्य दोनों होता है। दूसरा, संस्कृति अनुसार भिन्न भिन्न हमारा वैल्यू हो सकता है, राइट। कल्चर टू कल्चर डिफरेंस हो सकता है। कल्चर टू कल्चर डिफरेंस कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल सभी कल्चर में एक तरह की वैल्यू है कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए एल्डर्स का,
ये एक यूनिवर्सल है जो सभी कल्चर में सेम जगह सेम लोग अप्लाई करते हैं, बट कल्चर टू कल्चर भी वहाँ पे वेरिएशन हमें देखने को मिलता है वैल्यूज़ के अंदर, राइट। तो ये यही चीज़ कह रहा है कि स्पेसिफिक हो सकते हैं वैल्यू वेरी करते हैं कल्चर टू कल्चर। जैसे कि यहाँ पे जापान में जो है रिस्पेक्ट शो करने का तरीका अलग है, इंडिया में रिस्पेक्ट को शो करने का तरीका अलग है, राइट। तो ये क्या है कि कल्चर टू कल्चर हम वैल्यूज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। वैल्यू जो होती है वो स्थिर होती है, याद रखिएगा। वैल्यू जो है वो रिलेटिवली कांस्टेंट या कंसिस्टेंट होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ऑनेस्टी जो है ना, अब ऑनेस्टी एक ऐसा वैल्यू है, ईमानदारी एक ऐसा वैल्यू है, या फिर हम बोलते हैं सच बोलना, है ना, या हम बोलते हैं ईमानदारी होनी चाहिए सभी के पास। तो ये ईमानदारी होना, सच होना, ठीक है, ये कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो हमारे कांस्टेंट है, बदलते नहीं हैं, ये स्थिर है। इसके अलावा वैल्यूज़ को सीखा जाता है, राइट, एक्वायर किया जाता है। एक्वायर करना या सीखना, वैल्यू जो है वो आप फैमिली, एजुकेशन और सोसाइटी के थ्रू सीखते हैं, है ना। तो थ्रू आउट आवर लाइफ हमने क्या किया, वी हैव एक्वायर्ड सम वैल्यूज, राइट। जैसे पंक्चुअलिटी कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन सीखा स्कूल में, बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने पर्सनल एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। तो ये सीखी जाती है, कोई सीख के नहीं आता है, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सोशलाइजेशन प्रोसेस। फिर ये व्यक्तिगत हमारा पर्सनालिटी का भाग होता है, राइट। तो वैल्यू वही है जो एक पर्सन का कैरेक्टर बता रहा है, राइट। सो ये इंटीग्रल पार्ट बन जाता है किसी पर्सन के कैरेक्टर का, कि वो किस कैरेक्टर का इंसान है, उसका चरित्र क्या है, वो हम वैल्यूज से ही देखते हैं। तो ये वैल्यू की कुछ विशेषता हो गई जो याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो आगे और है कि वैल्यूज आर बिलीव्स लिंक्ड टू अफेक्ट। वैल्यू किससे जुड़े हैं, हमारी भावनाओं से जुड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वैल्यूज जो है वो केवल थॉट नहीं है, ये हमारे फीलिंग को बताते हैं कि हम जो फील कर रहे हैं, हमारी भावना क्या है किसी चीज को लेके। वैल्यूज रेफर टू द डिजायरेबल गोल्स दैट मोटिवेट एक्शन। मूल्य वे लक्ष्य होते हैं जो कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, ठीक है, यानी कि इनका गोल होता है। अब जैसे यहाँ पे है कि वैल्यूज ड्राइव पीपल टू एक्ट टुवर्ड्स गोल्स दे कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, यानी उन लक्ष्यों की ओर वो प्रेरित होते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब एक गोल है ना, एक ऐसे लक्ष्य होते हैं जो इंसान को मोटिवेट करता है काम करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरी वैल्यू क्या हो सकती है कि आई हैव टू बी वेरी पंक्चुअल, आई हैव टू अपलोड मोर कंटेंट फॉर यू गाइस, सो दिस इज माय वैल्यू, जो मुझे प्रेरित कर रहा है किसी एक काम को करने के लिए, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। तीसरा है वैल्यूज ट्रांजेक्ट स्पेसिफिक एक्शन इन सिचुएशन। मूल्य विशेष कार्य और परिस्थितियों से परे होते हैं। परे होना मतलब कि एक स्थिति तक वैल्यू सीमित नहीं है, राइट। सो ये है कि जैसे नॉर्म्स एटीट्यूड आपका सेम हो सकता है, बट वैल्यूज जो है वो ब्रॉडली अप्लाई होते हैं, नॉट जस्ट इन वन सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक सिचुएशन में आपके वैल्यूज अलग हो सकते हैं, किसी दूसरी सिचुएशन में आपके वैल्यूज अलग हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों के साथ अगर आप बाहर हैं और आप वहाँ आपके जो वहाँ वैल्यूज होंगे, ठीक है, वो वहाँ पे अलग होंगे, लेकिन अगर आप फैमिली में हैं तो वहाँ पे योर वैल्यूज विल बी शिफ्टेड, राइट। तो वही कह रहे हैं कि मूल्य का जो मूल्य है वो कार्य परिस्थितियों से परे होते, एक स्थिति तक सीमित नहीं है। हो सकता है अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं तो आप ड्रिंक कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, लेकिन अगर आप फैमिली गैदरिंग्स में हो तो शायद आप ना करें वहाँ पे, है ना। तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को वहाँ ढालते हैं। तो वैल्यूज जो है वो सिचुएशन से परे होते हैं। फिर है वैल्यूज सर्व्स एज स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया। ये इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज हमें क्या बताते हैं, हमारा स्टैंडर्ड यानी मापदंड क्या है। स्टैंडर्ड एज इन की आपका क्राइटेरिया क्या है, मानक क्या है। जैसे किसी चीज़ का मानक सेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके एग्जाम में एक मानक सेट हो रखा है कि आपको इतने घंटे का पेपर देना है, इतने क्वेश्चन है और ऐसा ऐसा आपका एग्जाम होगा, सेंटर यहाँ पड़ेगा, यानी कि आपने जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उनका एक स्टैंडर्ड है, राइट। उनका एक क्राइटेरिया है कि कितने वाले बच्चे पास होंगे, मेरिट कैसे होगी। ऐसे वैल्यूज इसी तरह के स्टैंडर्ड्स हमारी लाइफ में भी सेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है कि यहाँ पे वैल्यूज हेल्प जज एक्शंस, है ना। वैल्यूज क्या करते हैं, किसी के एक्शन को जज करने में हेल्प करते हैं। या मान लो कोई पॉलिसी है, कोई लोग है, तो ये तय करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। यानी दीज आर सम स्टैंडर्ड्स
कि मान लो ये क्राइटेरिया है, कुछ कोई चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है, अगर वो इंसान नहीं करता है या एक सोसाइटी में कोई चीज़ बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है, अगर वो नहीं फॉलो होती है, यानी कि वो वैल्यूएबल नहीं है फिर, या फिर हम बोलेंगे कि वो एथिकली गलत है। फॉर एग्जाम्पल मान लो स्टीरियोटाइप ऐसा है कि गर्ल्स को किचन में काम करना चाहिए। अब मान लो कोई एक लड़की है जो नहीं करती है, या वो वर्किंग है, या वो नहीं करना चाहती है काम, या उसने डिसाइड किया कि वो नहीं करेगी बिकॉज शी डजंट नो हाउ टू कुक। तो यहाँ पे क्या है कि एक स्टैंडर्ड सेट हो गया लोगों के मन में कि हाँ ये वैल्यूएबल है, यानी उसको काम करना ही पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि वैल्यू जो है वो क्राइटेरिया सेट करते हैं, उसके बेसिस पे हो सकता है कि कुछ लोग उसको गलत मान ले, हो सकता है कुछ लोग ये चीज़ ना माने, उनको लगे कि दिस इज एथिकली रॉन्ग बिकॉज एज अ गर्ल यू शुड कुक फॉर योर फैमिली, ठीक है। तो वो चीज़ है कि वैल्यूज़ जो है वो एक्शन को जज करने में स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, ठीक है। तो ये बस एक एज एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की। आई एम नॉट सेइंग कि खाना बनाना गलत बात है, ऑफ कोर्स है, बट कुछ जैसे स्टीरियोटिपिकल सिचुएशन जब होती है सोसाइटी में, तो कुछ लोग इस तरह की जो एक धारणा है वो रखते हैं। तो मूल्य बेसिकली मानदंडों का काम करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज़ है सोसाइटी में जो हमने एक सेट कर रखा है कि भाई ये चीज़ वैल्यूएबल होगी, है ना। तो वही है कि सही गलत का मापन करने में वैल्यूएबल मदद करते हैं। अगेन ये थोड़ा सा पिक्चर उल्टा हो गया है, सो आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज आर ऑर्डर्ड बाय इंपॉर्टेंस। ये याद रखना कि वैल्यू को हम क्रमबद्ध रख सकते हैं, ठीक है। वेट गाइस, इसको मैं थोड़ा सीधा करूं, आई डोंट नो, ये आई एम वेरी न्यू एट दिस, तो आई डोंट नो हाउ टू, अरे यार, ओके चलो ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी वैल्यूज जो है वो क्रमबद्ध तरीके से ऑर्डर्ड होते हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आप इनको क्रम से कर सकते हो, समझ गए। यानी कोई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है तो वो बहुत वैल्यूएबल है, कोई चीज़ कम महत्वपूर्ण है तो कम वैल्यूएबल हो सकती है, राइट। तो वही चीज़ है कि हायरार्की में लोग जो है अपनी प्राथमिकता के अनुसार वैल्यूज़ को क्रम में लगाते हैं कि ये अगर मेरे लाइफ में मान लो जैसे हमारे एम्स होते हैं कि अगर कोई प्रायोरिटी पे आपकी चीज़ है, आप उसको बहुत हाई सेट करके रखते हो, लेकिन अगर कोई चीज़ है जो लो आपकी प्रायोरिटी पे है तो आप उसको कम वैल्यूएबल मान सकते हैं। इसी तरह वैल्यूएबल जो वैल्यू है, हमारे मूल्य होते हैं, उनको हम क्रम से ऑर्डर इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग हम क्रम से लगाते हैं। वैल्यूज आर मोटिवेशनल कंस्ट्रक्ट, मूल प्रेरणात्मक संरचनाएं होती हैं, मतलब ये हमें अपने गोल्स या ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं जो हमारे विश्वासों से मेल खाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एज अ पर्सन, आपके लाइफ में, आपके फैमिली में आपके कुछ वैल्यूज़ होंगे जो आपको पुश करती होंगी अच्छा करने के लिए, या आप अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, या एक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, राइट। तो वैल्यूज़ हमें उस एक्शन की तरफ ले जाती है जो ज़रूरी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न आपका पूछा गया था, तो इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज। कौन सा इसमें से अवधारणा को स्पष्ट करता है, ठीक है। पहला है वैल्यूज आर बिलीव्स टाइड इन एक्सट्रिकेबली टू ह्यूमन इमोशन एंड बिहेवियर। तो ठीक है, मूल्य ऐसे विश्वास है जो मानव भावनाओं से जुड़े हैं, ठीक है, पहला वाला ठीक है। लक्ष्यों को संदर्भित करते हैं, ये हमारे डिजायरेबल गोल होते हैं जिन्हें लोग प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कन्फ्लिक्ट फ्री होते हैं वैल्यू, ये गलत है, क्योंकि वैल्यूज जहाँ है वहाँ कन्फ्लिक्ट भी होता है। जैसे मैंने अभी खाने का एग्जाम्पल लिया, तो हो सकता है उसमें कुछ लोगों को, उसमें कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो वैल्यू जो है वो कन्फ्लिक्ट फ्री नहीं होते, इनके अंदर हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता है। कोई चीज़ किसी के लिए मूल्यवान हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती है, राइट। तो ये सी वाला रॉन्ग हो गया। बाकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग मूल्य जो है वो क्रमबद्ध होते हैं, ठीक है, हायरार्किकल हम इनको सेट करते हैं, और मूल्य किसी विशेष व्यक्ति के ज्ञान परिवर्तन लाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए बी एंड डी, ए बी डी, ई नहीं दिया है लेकिन ई भी होगा, ठीक है। अच्छा, ई ऑप्शन में नहीं है तो ए बी डी के साथ जाएंगे। वैसे ई भी ठीक है लेकिन ई होना अगर नहीं है तो हम ए बी डी के साथ जाएंगे, बाकी सी गलत है, ठीक। सो इसका बी ऑप्शन क्या था, राइट था। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। मूल्य विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित होते हैं, तो ये क्या हो सकते हैं। अब वैल्यूज जो हैं वो जनरल लाइफ वैल्यूज हो सकते हैं, कल्चरल, वर्क वैल्यू, फैमिली, तो सारे हो सकते हैं, राइट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ वैल्यूज या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज।
तो इसके अंदर हमारे कुछ कैटेगरीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडियन फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज को दो तरह में डिवाइड किया है, दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड सेकंड वन इज योर मटेरियलिस्टिक वैल्यू। ठीक है, सो दो टाइप यहाँ पे हमारे वैल्यूज के हो जाते हैं और आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यूज के टाइप्स हैं इनको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, इसमें से आ जाएगा कि कौन सा वैल्यू का टाइप है कौन सा नहीं है, वो याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पे स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक वैल्यूज की बात करें तो इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग चार हमारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज हो जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, चार हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर मटेरियलिस्टिक वैल्यू की बात करें जो हमारी वर्ल्डली लाइफ से रिलेटेड है, जो सांसारिक है, जैसे सोशल हो गया, जैसे यहाँ पे प्रेम की भावना हो या सिंपैथी देना या फिर कोऑपरेशन की भावना या फिर हार्मोनियस लिविंग को प्रोत्साहित करना, ये ऐसे हमारे वैल्यूज हैं जो हमारे मटेरियलिस्टिक होते हैं। ठीक है, तो दो वैल्यूज हो गए स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। आंतरिक मूल्य क्या होते हैं? ऐसे मूल्य जो हमारे अंदर नेचुरली अराइज होते हैं, जो एक इंडिविजुअल के अंदर है और वो किसी भी बाहरी वातावरण से इम्पोज्ड नहीं होते हैं। राइट, जैसे कि लव की भावना, अब ये आपका इंटरनल है ना, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है। सिंपैथी की भावना या फिर टॉलरेंस, सहनशीलता हो किसी के अंदर, ठीक है, या कंपैशन कितना है किसी के अंदर, ये ऐसे वैल्यूज हैं जो इंट्रिंसिक है, आंतरिक है ना, जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं है। ठीक है, ये आंतरिक हुआ। फिर आते हैं आपके एक्सट्रिंसिक वैल्यू। दीज वैल्यूज आर अडॉप्टेड ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर में आ करके, किसी के इन्फ्लुएंस में आ करके इस तरह के वैल्यूज को आत्मसात करते हैं, वो हमारे एक्सट्रिंसिक हैं। जैसे ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, लॉयल्टी, ये ऐसे वैल्यूज है जो हमने क्या किया है, बाहरी तत्वों से प्रभावित होकर के इसको अपनाया है कि भाई किसी के अंदर अगर ऑनेस्टी है तो हो सकता है वो अडॉप्ट किए गए हैं। डिसिप्लिन को हम क्या करते हैं, डिसिप्लिन को हम ट्रेन करते हैं, बच्चों में डिसिप्लिन लाते हैं धीरे धीरे, तो ये एक्सट्रिंसिक वैल्यूज हो गए। ठीक है, पंक्चुअलिटी हो सकता है कि टाइम पे चीज़ें करना, टाइम पे आप जॉब कर रहे हो या आपका एक पंक्चुअल आपका रूटीन है, ये भी एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू हो गया। फिर आता है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, साधनात्मक वैल्यू। ये ऐसे वैल्यूज हैं जो हमारे लिए मीन्स या रिसोर्स की तरह काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है, पर्टिकुलर आपका कोई वहाँ पे गोल हो सकता है लाइफ में, तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे अपनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कि दीज आर मीन्स और टूल्स, ये ऐसे वैल्यूज हैं जो हमारे लिए टूल की तरह काम करते हैं, मीन्स की तरह काम करते हैं, जो हमारे बिहेवियर में, जजमेंट में अचीव करने में कोशिश करते हैं। जैसे पोलाइट बनना, रिस्पॉन्सिबल बनना, सेल्फ कंट्रोल्ड होना, लॉजिकल या करेजियस बनना, ये वैल्यूज क्या हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल है। जैसे अगर बीइंग पोलाइट, अगर आप जॉब में, सेटअप में अगर आप पोलाइट हो रहे हैं किसी से, तो हो सकता है वहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ गोल है, राइट, हमारा उसमें फ़ायदा हम देख रहे हैं, या हमारा कोई उसको अचीव करने का कुछ मोटिव हो सकता है उसके पीछे। रिस्पॉन्सिबल बनना, सेल्फ कंट्रोल बनना या फिर करेजियस बनना, आप करेज दिखाते हैं किसी चीज़ में, तो ये ऐसे टूल हैं बेसिकली जो हम अपने एंड डिज़ायर्ड गोल को प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका टर्मिनल वैल्यूज। टर्मिनल मतलब परम मूल्य हमारे क्या है, ये ऐसे अल्टीमेट गोल होते हैं जो हम अपनी लाइफ के लिए स्ट्राइव करते हैं। ऐसे हमारे गोल्स हैं, ऐसे हमारे वैल्यूज हैं जो हम अल्टीमेटली अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि पीस, अ वर्ल्ड एट पीस, दुनिया को शांति की तरह देखना, मतलब एट पीस, एक दुनिया होना, फ्रीडम या हैप्पीनेस होना, कि भाई मैं, एक होता है ना, हम कहते हैं हम मुझे खुश रहना है, या फिर हम बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये ऐसे वैल्यूज हैं जो टर्मिनल हैं। जैसे खुश होना है, हैप्पीनेस क्या होगा, एक टर्मिनल वैल्यू है कि आप पैसा कमा रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, या आप कुछ भी ऐसा लाइफ में करना चाहते हो सकता है कि एक अल्टीमेट गोल हम लोगों का क्या है कि खुश रहना है लाइफ में, राइट, एक ऐसे लाइफ जीना है जिसमें मैं एटलीस्ट खुश रहूं। तो वो ऐसे हमारे वैल्यूज हो जाते हैं जो हमारे टर्मिनल वैल्यूज हैं, परम हैं। ठीक है, जो हमारे जो हम अपने पूरी लाइफ जिस चीज को स्ट्राइव करते हैं पाने के लिए। फिर देखो यहाँ पे स्प्रेंगलर ने 6 तरह के वैल्यूज की बात की है, राइट। कौन सा है, थ्योरेटिकल वैल्यू हो गया,
ठीक है। सैद्धांतिक मूल्य होते हैं हमारे, जैसे कि सत्य, ज्ञान और तार्किक समझ की खोज। जैसे जो आप फिलोसफिकल चीज़ें पढ़ते हैं, जब हम फिलोसफी पढ़ते हैं या हम किसी भी फिलोसफर को पढ़ रहे हैं, तो वो एक तरह का सैद्धांतिक हमारा मूल्य निर्मित करता है, ठीक है। फिर इकोनॉमिकल हो गया, जैसे भौतिक लाभ पर अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो वो भी क्या है, इकोनॉमिकल वैल्यू है मेरी। फिर एस्थेटिक वैल्यू, जैसे किसी गाने को सुन के उसकी सराहना करना, राइट। कोई गाना, कोई पोएम अच्छी लग रही है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, या कोई रिलीजियस चीज़ है उसमें हम इंडल्ज हैं, तो वो एस्थेटिक वैल्यू को लाता है। फिर सोशल वैल्यू हमारे होते हैं, कुछ लोगों के प्रति प्रेम हो, चिंता हो। राजनीतिक वैल्यू भी है हमारे, लीडरशिप क्वालिटी करना, पावर, इन्फ्लुएंस करना। हम कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास थोड़ा पावर हो, इन्फ्लुएंस करें हम लोगों को। ये पॉलिटिकल हमारे वैल्यूज हो सकते हैं। फिर रिलीजियस वैल्यू हमारे हो गए, ठीक है। उसके बाद प्लेटो ने वैल्यू के 3 प्रकार बोले। 3 प्रकार क्या क्या है? सत्य है, सद्गुण है और सौंदर्य है। 3, ठीक। सत्य, फिर सद्गुण यानी दयालुता रखना, और सौंदर्य यानी किसी चीज में सामंजस्य रखना या सुंदरता की बात ये कर रहे हैं, ब्यूटी की बात कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं सारे वैल्यूज के जो टाइप्स हैं, इतना आपको समझ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे कि कौन सा वैल्यू का टाइप है, कौन सा नहीं है। कुछ हमारे होते हैं पर्सनल वैल्यू, ये तो आपको समझ आ गया, हमारी धारणा है, राइट। सबका पर्सनल वैल्यू होता है कि आप क्या चीज आपके लिए जो अच्छा है, रिगार्डलेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, आप जिस चीज को जीवंत रखते हैं। फिर हमारे मॉरल वैल्यूज हो गए, जो हम सिखाते हैं किसी को ना, स्कूल वगैरह में सही गलत सिखाया जा रहा है। कल्चरल वैल्यूज हो गए हमारे, ऐसे वैल्यूज जो कम्युनिटी, कस्टम, ट्रेडिशन से रिलेटेड है। और फिर एथिकल वैल्यूज हो गए, मॉरल प्रिंसिपल्स हमारे। और डेमोक्रेटिक वैल्यू हो गए, राइट। जैसे इक्वालिटी की बात हम कर रहे हैं, जस्टिस, रिस्पेक्ट देने की बात कर रहे हैं, ये सब हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अंदर आते हैं, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर आपका कि कौन सा इसमें से वैल्यू का टाइप होगा, कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो मॉरल, कल्चरल, यूनिवर्सल एंड स्पिरिचुअल, कौन सा होगा वैल्यू? हमने देखा कि मॉरल वैल्यूज होते हैं हमारे, बिल्कुल। कल्चरल वैल्यू भी है, सांस्कृतिक जो हम अपना रहे हैं, और यूनिवर्सल भी है। जैसे मैंने बोला, यूनिवर्सल को हम जनरल भी बोल सकते हैं। तो हमारे वो वैल्यू जो जनरल है, जो सभी में सारे अक्रॉस ऑल द कल्चर्स द वैल्यूज आर द सेम, देन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल वैल्यू, जो सभी में सर्वमान्य हम जिनको फॉलो करते हैं। तो सारे ही इसके क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ठीक है। ऑल विल बी इन टाइप्स ऑफ वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। कौन सा इसमें से शामिल नहीं होगा? स्पिरिचुअल, अर्निंग मनी बाय एनी मीन्स, मॉरल और कल्चरल। तो आंसर क्या बना इसका? बी, ये नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हमने अभी तक वैल्यू के क्लासिफिकेशन की बात की, टाइप्स याद रखने हैं आपको। अब देखो यहाँ पे वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो वैल्यू में क्राइसिस भी आता है, राइट। क्राइसिस का मतलब क्या है? यहाँ पे संकट, संकट की स्थिति आना। अब इसका डेफिनेशन समझेंगे। अ वैल्यू क्राइसिस इज द कंडीशन व्हेन सोसाइटी और इंडिविजुअल्स स्टार्ट डेविएटिंग फ्रॉम द वैल्यूज, मॉरल्स एंड एथिकल प्रिंसिपल्स दैट दे बिलीव इन। यानी जब समाज के सदस्य उन मूल्यों से दूर हो जाते हैं जिन्हें वे महत्व देते थे। क्राइसिस हो रहा है वैल्यू का, राइट। जैसे मान लो कोई चीज पहले बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते थे, अभी धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, उन वैल्यू से हट रहे हैं। जिन चीजों को लोग पहले फॉलो किया करते थे, अभी दे डोंट फॉलो देम। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नॉर्मलाइजेशन हो गया है, राइट। एक जब समाज में एक नॉर्मल स्थिति बन जाती है कि अच्छा, अगर झूठ बोलना सही है तो सही है, मतलब ऐसा आचरण जो नॉर्मलाइज हो गया है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, तो ये आपका वैल्यू क्राइसिस हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे लोग बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं करना चाहते हैं, और धीरे धीरे ये चीज क्या हो रही है, सामान्य और स्वीकार्य हो गई, एक्सेप्टेबल हो गई, ठीक है। कोई गलत चीज हो रही है, लोग दूर हो रहे हैं उन वैल्यू से, और वो एक्सेप्टेबल होती जा रही है। जैसे मान लो भ्रष्टाचार है, अनैतिक गतिविधियां हो रही है, या बेईमानी हो गया, जब ये समाज में स्वीकार्य हो जाती है, या लोग धीरे धीरे इन वैल्यूज से जब दूर होते हैं, इसी को वैल्यू क्राइसिस कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ मुख्य बिंदु हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में जहां से एमसीक्यू बन सकते हैं, ये याद रखना है। पहला क्या है, कब होता है हमारा वैल्यू क्राइसिस? जब डेविएशन हो गया, राइट, जब विचलन हो गया, मूल्यों से अलगाव की स्थिति हो गई, हटना। जैसे यहाँ पे भटकना शुरू हो गए, मतलब ऐसे व्यवहार, ऐसे परंपराएं जो पहले लोग फॉलो करते थे, अभी उन परंपराओं से लोग हटते जा रहे हैं। जैसे इसका सबसे मतलब अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं,
वेडिंग कल्चर जैसे है, अब पहले जैसे वेडिंग होती थी, अब हमारे अंदर क्या होता है, मैं यूपी से हूँ, यूपी में बहुत लंबी शादियाँ होती थी पहले, प्रॉपर रीति रिवाज होते थे, सब कुछ होती थे। बट अब जो शादियाँ होती हैं वो 4-5 आवर्स में हो जाता है, मतलब बहुत कम ऐसे जो ट्रेडिशन कस्टम जो हम अपनाते थे पहले उनको भी बहुत कम हो कर दिया गया है। तो ये क्या है कि वैल्यू से धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, विचलन हो रहा है, राइट। जैसे एक प्रॉपर अटायर पहना जाता है, हमारे में एक प्रॉपर अटायर होता है कि भाई ये एक ब्राइड है उसको पहनना ही पहनना है, बट अभी क्या है कि वो चीज़ हट गई है और ये स्वीकार्य भी है, ये सोसाइटी में सामान्य है और इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता है किसी को, ठीक है। तो जब प्रॉपर नैतिक, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है हमारे ट्रेडिशन का, ठीक है, ये इसमें नैतिक अनैतिक कुछ नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशन की बात मैं कर रही हूँ कि हमारे जो परंपरा है उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, डेविएशन जब हो जाता है तो क्राइसिस हो गया, फिर नॉर्मलाइजेशन हो गया है रॉन्ग प्रैक्टिसेस का। अब जैसे मैंने बोला ये जो कस्टम की बात मैंने किया, ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि लोग गलत चीज़ें अपना रहे हैं, लेकिन धोखाधड़ी करना, झूठ बोलना भी इसी के अंदर आता है जब उसको स्वीकार मान लिया जाता है। एथिकल डिक्लाइन हो रहा है, गिरावट आ रही है नैतिकता में, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। एंड जस्टिफाई मीन्स साध्य और साधन का भ्रम हो जाना, जैसे किसी भी कार्य को का परिणाम अच्छा है तो तरीका भी सही है कहकर सही ठहराना किसी काम को, राइट। जैसे किसी मान लो कोई चीज़ है उसका परिणाम अच्छा आया, ठीक है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए गलत चीज़ें अपनाई गई है लोगों के द्वारा, लेकिन उस चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं कि ठीक है अगर मुझे उसका आउटकम सही मिल रहा है तो डजंट मैटर कि व्हाट वाज द प्रोसेस बिहाइंड इट। तो ये चीज़ भी इसके अंदर आती है कि वहाँ वैल्यू का क्राइसिस हो रहा है। फिर है लॉस ऑफ कलेक्टिव एंड गुड, मतलब सामूहिक कल्याण का हास हो जाना, मतलब एक दूसरे के भले के लिए समर्पण कम हो गया है, लोग इतना बिजी हो गए कि अभी एक दूसरे के लिए डेडिकेशन और समर्पण और वो कोऑपरेशन की भावना भी नहीं रखते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से भी वैल्यू क्राइसिस हो रहा है। ट्रेडिशन वर्सेस प्रेजेंट की बात भी हम कर रहे हैं कि पहले वसुदैव कुटुंबकम की बात होती थी, है ना, अभी क्या है कि स्वार्थ की प्रधानता बढ़ रही है, ये तो बड़ी कॉमन सी बात हो गई। तो ये कुछ बेसिक बिंदु हैं जिसके अंदर हमारा मूल्य का ह्रास हो रहा है या मूल्य का संकट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था कि द प्रैक्टिस ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी स्टार्ट्स डेविएटिंग फ्रॉम द वैल्यूज दे होल्ड इज, यानी उन मूल्यों से विचलित होने लगते हैं लोग जिन्हें वे कभी प्रिय मानते थे। तो ये क्या होगा, हमने भी डिस्कस किया, दिस इज कॉल्ड वैल्यू क्राइसिस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं वैल्यू क्राइसिस अगर हो रहा है तो एजुकेशन और वैल्यू क्राइसिस का संबंध क्या है, या फिर एजुकेशन से कैसे हम वैल्यू क्राइसिस को हटा सकते हैं। अब देखो ये जो आपका सब टॉपिक है, दिस इज वेरी बेसिक टॉपिक, ये जितनी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं दीज ऑल आर वेरी बेसिक। तो आपको क्या करना है, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक चीजें जो हैं, इसमें आपको एक क्लैरिटी रखनी है कि इसमें क्या होना चाहिए। तो इसमें जो भी पॉजिटिव चीजें वो आ जाएंगी, जैसे अगर वैल्यू क्राइसिस हो रहा है तो क्या करेंगे, इसके लिए एथिकल डिस्कशन करा सकते हैं क्लास में, राइट। ऐसे डिस्कशन कराएंगे कक्षा में जो जिसके अंदर बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग, एथिकल रीजनिंग वहाँ पे डेवलप हो, बच्चों के अंदर हम एथिक्स का विकास हम कर सकते हैं। केस स्टडी का यूज कर सकते हैं, वास्तविक घटनाओं पे आधारित अध्ययन अगर हम करते हैं तो छात्रों को ये हेल्प मिल सकती है कि उल्लंघन अगर हम करेंगे, वैल्यूज का अनुपालन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो यानी कि कक्षा में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम एथिकल डिस्कशन करा सकते हैं, हम केस स्टडी कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। इसके अलावा रोल प्ले डिबेट करवा सकते हैं क्लासरूम के अंदर, ठीक है। वैल्यू बेस्ड प्रोजेक्ट करा सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट दे सकते हैं जो जिससे कि बच्चों के अंदर एक मूल्यों का व्यवहार विकसित हो या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं बच्चों से, है ना, रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज़ हम बहुत सारी करा सकते हैं, लेखन करवा सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी आप पॉजिटिव देख सकते हैं, और अगर एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है यहाँ से तो आप कर लोगे, है ना, कि इसमें जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ के लिए करवा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू एड्रेस वैल्यू क्राइसिस इन एजुकेशन, क्या तरीका हो सकता है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे कि अनदेखी करना नेगेटिव हो गया यहाँ पे, राइट। प्रतिस्पर्धा होगा नहीं, कंपटीशन गलत है, बेईमानी ये भी गलत है, तो इजी था, ऑप्शन 1 होगा। नैतिक दुविधाओं पे हम चर्चा करवा सकते हैं। उसके अलावा है वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर, वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, स्वस्थ बनाना नहीं होगा, नौकरी दिलाना नहीं होगा, सद्गुणों का संदर्भ और संवर्धन या व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो आंसर होगा इनकलकेशन ऑफ वर्च्यूज, वर्च्यूज को इनकलकेट करना। वर्च्यूज क्या है, हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, है ना,
वर्च्यूज ऐसी चीज़ है जो सही है, सद्गुण है, जो सही चीज़ है। मॉरल प्रिंसिपल की बात हम करते हैं वर्च्यूज के माध्यम से, मतलब हमारे कुछ ऐसे कर्तव्य हो सकते हैं वर्च्यूज, ठीक है। तो ये पर्पस होता है वैल्यूज का। अब बात करेंगे कल्चर के बारे में। अभी तक वी हैव डन वैल्यूज, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कल्चर। कल्चर क्या होता है, कल्चर का मीनिंग, कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डेफिनेशन है जो आपके 2-3 एग्जाम में प्रीवियसली आया है, और इसी के माध्यम से हम कल्चर को समझेंगे, कल्चर क्या होता है। एडवर्ड बी टायलर ने डिफाइन किया है कल्चर को कि अ कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल। ये पहला कीवर्ड याद रखना है, कॉम्प्लेक्स है कल्चर। कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। इट इज नॉट अ वेरी सिंपल टर्म, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इन नेचर भी कॉम्प्लेक्स है, और जब हम इसके अंदर देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो कल्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स होल है विच इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, हमारा ज्ञान होता है, इसके अंदर क्या हो सकता है, हमारा नॉलेज, बिलीफ क्या है, हमारे आर्ट, हमारे मॉरल्स, लॉज, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय अ मैन। ऐसे हैबिट, ऐसे हमारे रीति रिवाज, कानून, ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता जिसके जो व्यक्ति अर्जित करता है एक समाज के सदस्य होने के नाते, वही कल्चर है। मतलब एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी अगर ये चीज़ें हम इनकलकेट कर रहे हैं या इनको एक्वायर कर रहे हैं, ये हमारे कल्चर के अंदर आएगा। कल्चर के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। अब याद रखना है, नॉलेज, बिलीफ, कस्टम, लॉज, मॉरल, वैल्यू, सारी चीज़ें कल्चर के अंदर आती है। वैल्यूज भी हमारे कल्चर का ही पार्ट है, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल, ये जो आपका क्वेश्चन आया था, ये आपका DSSB का क्वेश्चन है। तो ये बोला गया है कि जिसमें ज्ञान, विश्वास, कानून, नैतिकता, रीति रिवाज सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्या, किसने दिया, ये टायलर की डेफिनेशन है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है, जैसे हमने वैल्यूज की देखी वैसे कल्चर की भी पढ़नी है। पहला है, कल्चर मैन मेड होता है, मानव निर्मित है, ठीक है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता, अपने अनुभवों के अनुसार जो है कल्चर का निर्माण किया, राइट। मैन मेड है पहला पॉइंट। हर कल्चर अलग हो सकता है, इंडियन कल्चर अलग है, आप बाहर जाएंगे दूसरा कल्चर अलग है, जापानीज कल्चर अलग हो सकता है। तो हर कल्चर मनुष्य की आवश्यकताओं या अपने अपने अनुभवों के अनुसार या प्रकृति पर नियंत्रण पाने के लिए वो कल्चर विकसित हुआ, बना है। तो इट इज अ मैन मेड प्रोसेस, ठीक है। कल्चर को एक्वायर किया जाता है, जन्मजात नहीं होती है, इनबॉर्न नहीं है ना कि जन्म से हम कल्चर्ड होकर के आ गए। तो इसको सीखा जाता है ना। तो यहाँ पे एक ऑटवे जो है सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा कि सामाजिक वंशानुक्रम कहा जाता है कल्चर को, कि कल्चर जो है वो जैसे हेरिडिटी होता है ऐसे ही कल्चर भी सामाजिक संपर्कों से होती है, तो एक्वायर है। फिर कल्चर इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी, यानी संस्कृति हर समाज में अलग होती है, स्थान और समाज के आधार पर इसमें विभिन्नता देखने को मिलती है, यानी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक कल्चर है, राइट। अलग अलग जगह पे आप जाएंगे, अलग अलग कल्चर आपको दिखेगा। कल्चर इज बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, दोनों होती है कल्चर। मटेरियल कल्चर भी है, नॉन मटेरियल भी है। आप देखो यहाँ पे विचार, विश्वास, परंपरा, रीति रिवाज अमूर्त है, ठीक है। ये ऐसी चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट है, राइट। और कुछ चीजें हैं जैसे वस्तु या प्रतीक हो गया, ये आपकी क्या है, मटेरियल है। तो नॉन मटेरियल क्या है, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे हमारे विचार, हमारी परंपरा, हमारे मूल्य क्या है, ये सब नॉन मटेरियल है। मटेरियल में क्या हो जाएगा, वस्तुएं या हमारे सिंबल्स होते हैं, जैसे नेशनल फ्लैग हो गया, हमारा सिंबल है, राइट। रिलीजियस आप देखेंगे रिलीजन का सिंबल होता है कुछ कुछ, तो वो भी क्या है आपका नॉन मटेरियलिस्टिक चीज हो सकती है। फिर आता है कल्चर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, हस्तांतरित किया जा सकता है कल्चर, ठीक है। तो यानी कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये हस्तांतरित होता है, धीरे धीरे लगातार क्रम से आगे बढ़ती है। कल्चर हैज यूटिलिटी, हर संस्कृति की अपनी अपनी उपयोगिता होती है, ठीक है। तो संस्कृति तभी अच्छी मानी जाती है जब यह समाज और व्यक्ति दोनों के लिए क्या हो, उपयोगी हो। तो एक कल्चर जो है वो उसकी यूटिलिटी के बेसिस पे जज की जाती है कि अगर एक संस्कृति जो है अगर वो फायदे कर रही है सोसाइटी में, कुछ वहाँ पे पीस ला रही है, तो उसकी यूटिलिटी है, तो कल्चर की यूटिलिटी होती है। कल्चर डायनेमिक होता है, स्थिर नहीं है, राइट। डायनेमिक यानी बदलता है, चेंजेबल है, बदलता है, समय के अनुसार कल्चर में बदलाव आ रहा है, रुझान परिस्थिति के अनुसार हमारे विश्वासों में कल्चर में बदलाव आता है, ठीक है। इसके अलावा कल्चर जो है वो सोशल है, राइट, इंडिविजुअल नहीं होता कल्चर। कल्चर कैसा होता है, सोशल होता है, तो निजी नहीं है, मतलब व्यक्तिगत नहीं है, सामाजिक है। एज अ सोसाइटी हम बात करते हैं यहाँ पे,
सिंबॉलिक होता है कल्चर, ठीक है, प्रतीकात्मक है। जैसे मान लो हमने डिस्कस किया ना कि आप रिलीजन में देखेंगे हर किसी का एक सिंबॉलिक, हम एक उसको महत्व दे देते हैं, तो सिंबॉलिक हो सकता है ना। जैसे नेशनल फ्लैग की बात मैंने की, सिंबॉलिक है। इसके अलावा कल्चर जो होता है वो कॉन्टिन्यूस है और क्यूमुलेटिव है। कंटिन्यूस यानी सतत होता है, लगातार है, धीरे धीरे वो चेंज आ रहा है उसमें, ठीक है, डायनामिक है। क्यूमुलेटिव है मतलब ये क्या है, आपका संचयी होता है कि धीरे 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 क्या होता है, एक संचयी रूप में कल्चर हमारा प्रेजेंट होता है। जैसे भाषा आप देखेंगे, भाषा धीरे 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 जन्मी है, धीरे धीरे विकसित हुई है, और अब जाके जो भाषा का आप रूप देखते हैं वो संचयी रूप आप देख रहे हैं, राइट। तो कल्चर जो है वो संचयी होता है और लगातार है, राइट। सो ये याद रखना है, कंसिस्टेंट है एंड इंटीग्रेटेड है। यही चीज़ है, सेम चीज़ यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। जैसे मोरालिटी हो गया, रिलीजन हो गया, कस्टम हो गया, है ना, इंटीग्रेट हो रहा है। ये बदलाव जो भी आ रहे हैं वो इंटीग्रेट रूप में होता है, यानी एकीकृत रूप में हम कल्चर को देखते हैं। फिर सोसाइटी टू सोसाइटी कल्चर वेरी करता है, ये समझ आ गया, कल्चर टू कल्चर है। और कल्चर इज सुपर ऑर्गेनिक एंड इडिएशनल, ये दो चीजें याद रखना है। आधि जैविक और वैचारिक होता है कल्चर। कल्चर जो है वो किसी एक इंडिविजुअल की क्रिएशन नहीं होती है, पूरी ग्रुप से इवॉल्व होता है। अब ये याद रखना, हर्बर्ट स्पेंसर ने कल्चर को क्या बोला है, सुपर ऑर्गेनिक बोला है। इन्होंने कहा कि ना ये ऑर्गेनिक है ना इनऑर्गेनिक है, सुपर ऑर्गेनिक कल्चर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशनल फ्लैग सिर्फ क्लॉथ नहीं है, राइट, ये एक नेशन का सिंबल हो सकता है, तो इसी को सुपर ऑर्गेनिक हम बोल सकते हैं। जैसे लैंग्वेज हो गया, अब हम जब लैंग्वेज की बात करते हैं, अब हिंदी जैसे विकसित हुई है, ठीक है, तो हिंदी जो है जिस तरह से विकसित हुई है वो क्या है, आपका एक आइडेंटिटी को बताता है, राइट। लेकिन हिंदी का अपना खुद का भी तो एक इतिहास रहा ना, तो वो भी चीज़ क्या है, सुपर ऑर्गेनिक हो सकता है कि दो अर्थ इसके हो सकते हैं, ना ऑर्गेनिक ना इनऑर्गेनिक। तो सुपर ऑर्गेनिक की बात यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर ने की है, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर कल्चर और एजुकेशन के बीच में रिलेशनशिप पूछा जाए तो बस सिंपल याद रखना कि एजुकेशन के माध्यम से कल्चर को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, समझ आ गया। जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो भी हमारी होती है, ये हमारे कल्चर को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। कल्चर का ट्रांसमिशन हो रहा है ना। तो एजुकेशन बेसिकली एज अ टूल है जो कि कल्चर के प्रेजर्वेशन में या ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। इसमें रटना कुछ नहीं है, बेसिक चीजें याद रखनी कि एजुकेशन कैसे कल्चर को प्रोत्साहित करता है या उसको बढ़ाता है। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एजुकेशन यूज कर रहे हैं हम, है ना। डायनेमिक नेचर है तो मुख्य कारण क्या हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है। अब एजुकेशन के कारण क्या हो रहा है, कल्चर बदल रहा है, राइट, कल्चर में चेंज आ रहा है, वेदर इट इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव थिंग, बट वो एजुकेशन उसका एक मेन वो है। कल्चरल के कन्फ्लिक्ट में अगर कहीं कल्चर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई संघर्ष की भावना है या द्वेष की भावना है, तो एजुकेशन मदद करेगा। फिर फंक्शन है एजुकेशन का कि कल्चर को कंजर्व करना, मॉडिफाई करना, क्रिएट करना। देखो इसमें 3-4 चीजें हैं कि कल्चर को बचा के रखना, बचाना एजुकेशन का काम है, रीन्यू करना उसको या उसको बदलना। कल्चर की वजह से, एजुकेशन की वजह से कल्चर बदल भी सकता है, रिक्रिएट भी हो सकता है, तो ये एजुकेशन के फंक्शन हो गए। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है दोनों में। एजुकेशन और कल्चर का कैसा रिलेशनशिप है, आपसी रेसिप्रोकेट है, यानी यहाँ पे कल्चर जो है, कल्चर एजुकेशन को प्रभावित कर सकती है, एजुकेशन कल्चर को प्रभावित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तो उसमें हो सकता है कि जो करिकुलम बनाया जाएगा, जो आपके टेक्स्ट बुक होंगे उसके बेसिस पे, या जो भी हमारी पॉलिसीज बनती है, वो कहीं ना कहीं कल्चरल चीज़ों से इफेक्टिव होती है, इफेक्ट हो उसका पड़ता है कल्चर का। कि अगर एज अ कल्चर अगर हम हमारे सोसाइटी में किसी चीज़ की बात की जा रही है तो उसको हम पॉलिसी में भी इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली कल्चर ने एजुकेशन को प्रभावित किया, एजुकेशन भी क्या करती है, कल्चर को प्रभावित करती है, दोनों चीज़ें। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दोनों का है। फिर कल्चरल पैटर्न एजुकेशन सिस्टम की हम बात जब कर रहे हैं, तो जो भी कल्चरल पैटर्न है वो उसके एजुकेशन सिस्टम को तय करता है। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर एक आप NCF देख सकते हैं, NCF बन रहा है या कोई टेक्स्ट बुक बन रही है, आप टेक्स्ट बुक के अंदर भी देखेंगे कि उसके अंदर कुछ ना कुछ हमारा कल्चरल पैटर्न हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिखेगा, उसके अंदर कल्चरल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है।
एजुकेशन का इम्पैक्ट होता है कल्चर में, ये बेसिक चीज़ें हैं। और जो हमारे एजुकेशनल एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि मान लो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं क्लासरूम में हम जो कराते हैं, वो कहीं ना कहीं कल्चर को ही दिखाती है। जो हम फेस्टिवल समझा रहे हैं, या टेक्स्ट बुक हो गया, हमारी टीचिंग मेथड हो गया, सब हमारे कल्चर को दिखाती है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हो गई एजुकेशन कल्चर के बीच में। फिर है व्हाट इज अ पॉजिटिव कल्चर कंड्यूसिव टू, यानी सकारात्मक संस्कृति किसके लिए अनुकूल होगी। तो किसके लिए अनुकूल होगी अगर हम सकारात्मक एक संस्कृति की बात कर रहे हैं, ऐसा कल्चर जो बहुत सकारात्मक है। तो आंसर क्या बनेगा इसमें, ऑक्यूपेशनल सेटिस्फेक्शन, जहां पे व्यावसायिक संतोष हो, मनोबल हो, कार्यकुशलता हो, और यहाँ आत्म संतुष्टि, कल्याण, और हम यहाँ पे मोरल की बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर आता है कल्चर कन्फ्लिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल कन्फ्लिक्ट, अभी तक हम कल्चर की बात कर रहे थे, अब कन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो वह स्थिति जब दो या दो से अधिक सांस्कृतिक समूह या व्यक्ति अपनी वैल्यू, अपने बिलीफ या अपने मानक, अपने ट्रेडिशन के अंतर के कारण असहमति या टकराव में आते हैं। यानी सिंपल भाषा में कन्फ्लिक्ट क्या है, टकराव की स्थिति, राइट। कहीं असहमति है, कहीं संघर्ष है, तो वो टकराव हो रहा है। किस वजह से होता है, हो सकता है वैल्यूज की वजह से, बिलीव्स की वजह से, ट्रेडिशन, मानकों की वजह से जब एक टकराव की स्थिति आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कल्चर कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब कन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल क्या है कि आधुनिक समाज में युवा पीढ़ी जो है वो वेस्टर्न ड्रेस को स्वीकार कर रही है, लेकिन हो सकता है कि जो बुजुर्ग पीढ़ी है, जो पहले की पीढ़ियां रही, वो इस चीज़ को अस्वीकार करे, वो इसके खिलाफ माने, है ना, कि भाई ये तो गलत है, वेस्टर्न अगर आप पहन रहे हैं तो वो गलत चीज़ है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो ये कल्चरल कन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल है, जब एक टकराव की स्थिति आ रही है एक ग्रुप में, एक ग्रुप या इंडिविजुअल के बीच में। अब देखो 4 प्रकार के कल्चरल हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं। पहला है एनिमी। फर्स्ट एनिमी, एनिमी का मतलब भी वही है, टकराव की स्थिति होना, ठीक है, अलगाव की स्थिति, उसमें आप देखेंगे कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो एनिमी हो गया। कल्चरल लैग हो गया, ये आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कल्चरल कन्फ्लिक्ट का ही टाइप होता है आपका कल्चरल लैग, ठीक। तीसरा है क्लास डोमिनेशन और डोमिनेशन बाय एन एलियन पावर, यानी किसी बाहरी चीज का डोमिनेशन होना भी होता है, और हमारा क्लास डोमिनेशन, एक वर्ग दूसरे वर्ग पे डोमिनेट हो। तो इन 4 चीजों की वजह से क्या होता है, कल्चर कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो एनिमी वर्ड है, इसको इमाइल डुर्खिम ने इसको यूज किया था, एनिमी शब्द को। इसका मतलब क्या होता है कि जब क्लियर सोशल नॉर्म्स और जो यूनिटी है वो टूटने लगती है, राइट, अभाव हो जाना, हमारे नॉर्म्स का, हमारे सामाजिक मानदंडों का अभाव हो रहा है, तो एनिमी इसको हम कहते हैं, ठीक है। जैसे क्राइम, डाइवोर्स हो गया, या सेक्सुअल प्रोमिसिक्यूटी है, उसको समाज में कल्चरल यूनिटी के ब्रेकडाउन से जोड़ा जाता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल क्राइम हो गया या डाइवोर्स जो बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, ये भी क्या है, एक कल्चरल आपका एनिमी का एग्जांपल हो सकता है, कि जो भी चीज़ थी वो टूट रही है अब धीरे धीरे, राइट। जैसे सिंगल फैमिली ज़्यादा हो रही हैं, पहले लोग साथ में रहते थे, अभी नहीं रहते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब देखो एक और हमारा कल्चरल कन्फ्लिक्ट का टाइप था कल्चरल लैग, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में जुड़ा हुआ है। तो कल्चरल लैग क्या होता है, कल्चरल लैग उस स्थिति को कहते हैं जब हमारा मटेरियल कल्चर क्या था हमारा, जैसे मशीन, टेक्नोलॉजी, जो भी नई नई आविष्कार हो रहे हैं, और जो हमारा नॉन मटेरियल कल्चर होता है, जैसे हमारे बिलीफ, हमारे वैल्यू, हमारे नॉर्म्स, हमारे ट्रेडिशन, जब इनके बीच एक अंतर आ जाए, दोनों के बीच क्या आ जाए, एक गैप आ जाए या एक अंतर आ जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कल्चरल लैग बोलते हैं। जैसे बेसिक आइडिया है, कल्चरल लैग तब होता है जब मटेरियल कल्चर तेजी से बदलता है और नॉन मटेरियल कल्चर उस पेस से एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो इसका परिणाम क्या होता है कि गैप होता है, एक सोशल प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, इसी को कल्चरल लैग कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि कल्चर जो है वो आप देखते हैं कि कल्चर में अलग अलग गति से मटेरियल और नॉन मटेरियल चीज़ें बदल रही है, इसके कारण से जो गैप आ रहा है उसको कल्चरल लैग कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल नई नई डिस्कवरीज हो रही है ना, तो हो सकता है कि पुराने ट्रेडिशन उस चीज़ को ना माने। अभी डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और याद रखना, कल्चरल लैग के अंदर सबसे पहले कल्चरल लैग शब्द का प्रयोग विलियम फील्डिंग ऑगबर्न ने किया। ये ऑगबर्न का नाम याद रखना। उन्होंने कहा कि
सोसाइटी को नए इन्वेंशन और नई डिस्कवरी के साथ एडजस्ट करने में समय लगता है, इसी वजह से कल्चरल लैग आता है। तो कल्चरल लैग का सिंपल डेफिनेशन क्या है कि वह स्थिति जब मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच में एक अंतर पाया जाए, इसी को कल्चरल लैग कहा जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर हो रही है तो इसमें चेंज आ रहा है, कल्चरल चेंज आ रहा है। ठीक है, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर में मटेरियल कल्चर फास्ट तरीके से बदल रहा है, लेकिन नॉन मटेरियल कल्चर नहीं बदल रहा, तो इससे सोशल प्रॉब्लम हो रही है, इसी को कल्चरल लैग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि शिक्षा, वुमेन एम्पावरमेंट की बात जब हम करते हैं, ठीक है, तो महिलाओं की भागीदारी आप देखेंगे कि बहुत बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे समाज हैं जहाँ पे पितृसत्तात्मक सोच है, राइट, या स्टीरियोटिपिकल सिचुएशन जहाँ होती है, वहाँ पे हो सकता है कि लोग एक्सेप्ट ना करें, है ना, एक्सेप्टेंस ना हो। जहाँ पे जैसे यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी की बात हम कर रहे हैं, एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी की बात हम कर रहे हैं, तो उसको अपराध की श्रेणी से सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, लेकिन हो सकता है कि अभी भी सोशल एक्सेप्टेंस इस चीज को नहीं मिली है, तो ये क्या है, कल्चरल लैग हो सकता है। तो कल्चरल लैग का सिंपल मतलब है जब मटेरियलिस्टिक कल्चर जो है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, एआई जैसे आ गया बहुत, अब लोग कहते हैं एआई जॉब खा गया लोगों की, जो हाथ से काम करते थे, है ना, जो अपना रोजगार, छोटे मोटे रोजगार करते थे, तो उनकी जगह एआई ने ले ली। तो ये भी क्या है, कल्चरल लैग का एग्जांपल है कि एआई तो हो रहा है, अच्छी चीज़ है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, एआई का अच्छा यूज़ भी लोग कर रहे हैं, लेकिन इस वजह से क्या हुआ है कि जो हमारा नॉन मटेरियल कल्चर है, जो हमारे ट्रेडिशन, हमारे बिलीफ, हमारे वैल्यूज़ हैं, उसमें एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। तो ये आपका कल्चरल लैग का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखो आया था आपके पेपर में कि अ रूरल एरिया पीपल टुक अ नंबर ऑफ ईयर्स टू एक्सेप्ट द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, इट इज कॉल्ड। अब रूरल एरिया के लोग जो है उन्होंने मोबाइल फोन को यूज करना, स्वीकार करने में कई साल लगा दिए, लोगों को स्वीकृति नहीं हुई, मोबाइल फोन के साथ वो एडजस्ट करने में उनको टाइम लग गया, राइट। तो ये क्या है, कल्चरल लैग है। वही एग्जांपल है कि मोबाइल फोन क्या है, आपका मटेरियलिस्टिक चीज है, जो एडवांसमेंट है, जो बढ़ रही है टेक्नोलॉजी, लेकिन लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं बिकॉज पुराने जो बिलीफ है, नॉन मटेरियल पुराने बिलीफ, पुराने कल्चर, पुराना ट्रेडिशन, हमारे मानक होते हैं, उसकी वजह से लोग स्वीकार जब हम नहीं कर पाते या एक गैप क्रिएट होता है, उसी को कल्चरल लैग कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि प्रौद्योगिकी की तेज वृद्धि और सामाजिक संस्थाओं और विश्वासों के धीमे परिवर्तन के बीच असंतुलन को क्या कहा जाता है। तो वही चीज है, यहाँ पे भी आंसर क्या था हमारा, कल्चरल लैग था। ठीक है, तो आई होप अब आपको कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कल्चरल लैग की मुख्य विशेषता क्या है, क्या मुख्य विशेषता होती है इसकी, कि कल्चरल लैग में स्टेबिलिटी होती है, चेंज होता है, होमोजेनिटी है, समानता है, या फिर एकता होती है। तो क्या देखा हमने, कल्चरल लैग तब होता है जब चेंज आए, राइट, जब हमारे सोसाइटी में चेंज आ रहा है, मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक में अगर बदलाव आ रहा है, एडवांस हो रही है चीजें, एक गैप क्रिएट होता है, तो चेंज इसका राइट आंसर था। फिर है कल्चरल कन्फ्लिक्ट को हमने वर्गीकृत किया है कुछ कुछ चीजों में। अब देखो इसमें ऐसा आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स देख रहे हो ना, बस ये पॉइंट याद रख लो। ठीक है, जैसे सोशल वैल्यूज, जब नई वैल्यू पुरानी वैल्यू से टकराती है तो क्या होता है, कल्चरल कन्फ्लिक्ट होता है। तो ये कैटेगरीज है, कल्चरल कन्फ्लिक्ट बेसिकली किन किन कैटेगरी में पाया जाता है, कैसे कैसे होता है, वो याद रखना है। फोक वेज मतलब लोकाचार, ये याद रखना कि परंपरागत जो पुराने कस्टम है और जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें क्लैश होना, है ना, उसमें क्या आ रहा है, संघर्ष की स्थिति आ रही है, क्लैश हो रहा है। तो ये भी क्या है, कल्चरल कन्फ्लिक्ट का एक टाइप है, कैटेगरी है। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन, जब गवर्नेंस और लोगों के एक्सपेक्टेशन में गैप होता है, अब गवर्नमेंट कुछ और चाहती है, लोग कुछ और चाहते हैं, तो भी कल्चरल कन्फ्लिक्ट आ सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होना, लोगों सोसाइटी में लोगों के अलग अलग बिलीफ हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, तो भी कल्चरल लैग आ सकता, मतलब कल्चरल आपका कन्फ्लिक्ट आ सकता है। रिलीजियन बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, रिलीजियन मान्यताओं, धार्मिक मान्यताओं के टकराव से भी क्या होता है, कल्चरल कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होता है। ये तो सबसे मेजर ये डिबेट वाला टॉपिक है। फिर कास्टिज्म है, इसकी वजह से भी होता है, जातिवाद की वजह से, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ उसके कारण से भी बहुत बाधाएं आती हैं सोसाइटी में, एजुकेशन में। तो कल्चरल कन्फ्लिक्ट के ये सारे क्या थे, आपके क्लासिफिकेशन थे, बस नाम याद रख लेना इनके, बेसिक चीजें। इसके अलावा अगर कोई और चीज है जो इफेक्ट करती है वो सब भी इसमें आ जाएगा। फिर है हाउ कैन कल्चरल कन्फ्लिक्ट बी रिड्यूस्ड। अब कल्चरल कन्फ्लिक्ट जो होते हैं, जो सांस्कृतिक संघर्ष हो रहे हैं, उनको कैसे कम किया जा सकता है। तो कम हम कैसे करेंगे, आंसर इसका क्या है, थ्रू ओपन डायलॉग,
डायलॉग कर सकते हैं, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। अगला है कल्चरल प्लूरलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल्चरल प्लूरलिज्म, हमने कल्चरल लैग देखा, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट देखा। कल्चरल प्लूरलिज्म क्या होता है? इसको हम बोलते हैं बहुलतावाद। सिंपल मतलब है, जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं, हर धर्म जाति के लोग हैं, राइट, हर रिलीजन के लोग हैं, हर कल्चर के लोग हैं, तो इसी को प्लूरलिज्म बोलते हैं, राइट। जैसे किसी समाज में विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक समूह जो होते हैं, उनका सह अस्तित्व होना, उनके बीच जो परस्पर क्रिया हो रही है, इसी को कल्चरल प्लूरलिज्म बोलते हैं, बहुलतावाद है, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो जब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, वही आपका कल्चरल प्लूरलिज्म है। मतलब इसके अंदर क्या है? रिस्पेक्ट करना डिफरेंट कल्चर्स को, ट्रेडिशन को। जब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, एक यूनिटी के साथ लोग समूह में रहते हैं, इसी को हम प्लूरलिज्म कहते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है, कल्चरल प्लूरलिज्म। अब इसके अंदर हमारे कुछ की एस्पेक्ट होते हैं, मतलब कल्चरल प्लूरलिज्म जो है वो कैसे बनता है। जब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी कि जिससे डाइवर्सिटी तो है इंडिया में, उनसे यूनिटी भी है, यूनिटी आ रही है। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कल्चरल प्लूरलिज्म के अंदर? पहला, धार्मिक विविधता है ना, तो ये भी एक पहला टाइप हो गया, नॉट टाइप बट कल्चरल प्लूरलिज्म का पहलू है ये, ठीक है। कि रिलीजियस डाइवर्सिटी जब है, तो यानी कि बहुलतावाद है, सांस्कृतिक बहुलतावाद है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, सारे जो जितने भी आपके यहाँ पे आप रिलीजन देखते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म इंश्योर करता है सभी की फ्रीडम और इक्वालिटी के बारे में, है ना। हम धर्मनिरपेक्षवाद की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। दूसरा है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, से भी क्या आता है? कल्चरल प्लूरलिज्म आता है। दूसरा की एस्पेक्ट है भाषा, धर्म में विविधता है, भाषा में भी है ना। तो 22 भाषाएं हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल देखें तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 1600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। अगर हिंदी की बात करें, हिंदी हमारी ऑफिशियल भाषा है, और जो इंग्लिश है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सह राजभाषा का दर्जा हिंदी को, इंग्लिश को दिया गया है, ठीक है। ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है। तीसरा है कास्ट एंड क्लास डाइवर्सिटी भी है इंडिया में। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ है, राइट, कि जाति व्यवस्था, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग हमारे वर्ग भी हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये बेसिकली आपके क्या है? कल्चरल प्लूरलिज्म के एस्पेक्ट है। इसके अलावा जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है ना, जगह के अकॉर्डिंग भी लोग अलग अलग हैं। जैसे अगर हम भौगोलिक और नस्लीय विविधता की बात करें, तो द्रविड़ है, मंगोलियाड है, इंडो आर्यन है, भाषाएं में भी ये चीज़ें आ गई। फिर कल्चरल एंड इमोशनल यूनिटी भी है यहाँ पे, राइट। जैसे अगर हम यहाँ पे इमोशनल की बात करें, तो रीति रिवाज, त्योहार हो गए, या परिवार का जो स्ट्रक्चर है वो भी इसके अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं, ये कल्चरल प्लूरलिज्म का टाइप था, मतलब एस्पेक्ट है। एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल प्लूरलिज्म? कौन सा एग्जाम्पल होगा? तो देख लो, तो वही है कि जहाँ पे सारे लोग एज अ सोसाइटी वेयर मल्टीपल रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स लिव टुगेदर पीसफुली, इसी को हम क्या कहेंगे? एग्जाम्पल है ये कल्चरल प्लूरलिज्म का। उसके बाद हमारे 2 और टॉपिक हैं, छोटा छोटा बिल्कुल, और मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन दिस, ठीक है। इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो 2 हमारे और टॉपिक थे लास्ट सिलेबस में। कल्चरल एम्बिवेलेंस क्या होता है? तो इसको सांस्कृतिक द्विविधा बोलते हैं, यानी विरोधाभासी भावना, मिश्रित भावना। यानी जब हमारी किसी कल्चर को लेकर के कोई मिश्रित या मिक्स्ड मेरी कोई फीलिंग हो, राइट, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कल्चरल एम्बिवेलेंस बोलते हैं। तो बस आप मीनिंग इसका याद रखिए, परिभाषा क्या है इसकी, कि जब मेरी मिक्स और कॉन्ट्रडिक्टरी फीलिंग हो किसी चीज़ को लेके, डिफरेंट कल्चर सिस्टम को लेके मेरी मिक्स भावना है, मिश्रित भावना है। जैसे इसके अंदर अगर हम देखें तो एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि प्रवासी युवाओं का पारंपरिक पारिवारिक मूल्य और आधुनिक जीवन शैली के बीच संघर्ष। ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। किसका एग्जाम्पल है? एम्बिवेलेंस का एग्जाम्पल है। पेपर में आ जाएगा ये कि भाई अगर प्रवासी युवा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आपको आंसर क्या करना होगा कि एम्बिवेलेंस का एग्जाम्पल है कि जब अगर संघर्ष या टकराव की स्थिति आ रही है, ठीक है, तो प्रवासी जो युवाएं हैं, है ना, युवा जो होते हैं वो पारंपरिक जो पारिवारिक मूल्य है और जो आधुनिक जीवन शैली है उसके बीच
कॉन्ट्रडिक्शन में रहते हैं, मिक्स फीलिंग रखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो वही चीज़ है जैसे उपनिवेश कालीन दौरान, यानी जो जब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉलोनिज्म टाइप में, तो पश्चिमी और स्वदेशी संस्कृति का टकराव भी हमें देखने को मिला था, है ना, कि पश्चिमी संस्कृति या स्वदेशी किसको अपनाया जाए या कैसे हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, कल्चरल एम्बिविलेंस का है, द्विधा की स्थिति हो रही है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्या रीज़न है कि जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो रीज़न में सबसे बड़ा रीज़न इसका क्या है कि परंपरा बनाम आधुनिकता का डिबेट चलता है, वैश्वीकरण हो रहा है, प्रवास बहुत बड़ा रीजन है कि लोग प्रवास कर जाते हैं, तो एक उनके अंदर एक संघर्ष की भावना आती है और सामाजिक संक्रमण भी है। तो ये चीजें हैं बेसिक। इसमें दूसरा है आपका सांस्कृतिक सहिष्णुता या फिर कल्चरल टॉलरेंस करना। टॉलरेंस मतलब स्वीकार, जब हम विविधता को स्वीकार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, सह अस्तित्व को रखने की कोशिश करते हैं, इसी को कल्चरल टॉलरेंस बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो बहुधार्मिक विद्यालय में छात्र एक दूसरे को त्योहार मनाते हैं। अब जैसे स्कूल एक एग्जाम्पल हो सकता है कि स्टूडेंट जो है वो सारे त्योहार साथ में मिलके मनाते हैं, ये एक किसका एग्जाम्पल हो गया, कल्चरल टॉलरेंस का एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो इसका बेसिकली कारण क्या है, शिक्षा सबसे बड़ा टूल है इसका, है ना। शिक्षा के माध्यम से ही हम कल्चरल टॉलरेंस को बढ़ावा दे सकते हैं। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ये क्या था, कल्चरल एम्बिविलेंस, जब टकराव या कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग आ रही है, मतलब असमंजस की स्थिति, इससे तनाव बढ़ता है ना, इससे जो है रचनात्मकता, नए विचारों की संभावना भी होती है। तो ये कल्चरल एम्बिविलेंस का एग्जाम्पल हो गया। तो ये दो चीज़ें थी एंड आपको इसमें से एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा पेपर के अंदर कि इसमें से कौन सा किसका एग्जाम्पल है, वो आपको याद रखना है। तो इसी के साथ आज हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू ऑथेंटिक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें डिस्कस करूं एंड आशा करती हूँ कि मैं इसमें सफल हो गई होंगी। एंड कोई भी फीडबैक होता है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। आप लोग कमेंट में अपने सुझाव, अपने फीडबैक, एनीथिंग इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर, यू कैन शेयर, ओके। एंड आज हमने ये चैप्टर कर लिया है। नाउ वी विल डू चैप्टर नंबर 4, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन। इसको भी हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर। जो भी चीज़ें यहाँ पे होंगी वो मैं डिस्कस कर लूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मेक श्योर टू शेयर, ज्वाइन टेलीग्राम फॉर PDFs। आई हैव ऑलरेडी शेयर 2 PDFs previously, so you can join my Telegram group. And thank you for watching this video. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। Stay tuned.